हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग दृष्टि करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि राष्ट्रीय परिदृश्य देखा, और राष्ट्रीय परिदृश्य का ये लास्ट पार्ट है। जो ये लास्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग फिर इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 अभी नहीं देखा उसको जाके प्लीज़ देखें, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश जो पुलिस की पीसीएस की जो परीक्षा है, आरओ की परीक्षा है, यूपीपी की परीक्षा, सभी प्रकार के एग्ज़ाम में यह मैगजीन आपके काम आएगी। और ये करंट अफेयर होता है, एग्ज़ाम चाहे जो हो, बट अभी यहाँ टारगेट समीक्षा अधिकारी और पीसीएस एग्ज़ाम को है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियो को देख लें, और हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य देखा था, और राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। जब बात करते हैं तो ये हम लोग थोड़ा सा आगे अभी पढ़ेंगे। जो नए संसद भवन का उद्घाटन था, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, उड़ान 5.2। तो देख रहे हैं आप कितने सारे टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। अब यहाँ से हम लोग अब शुरू करेंगे, और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, उड़ान 5.2 से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला उच्च न्यायालय यानी केरल बना है। तो इतने टॉपिक हम लोग को डिस्कस करने हैं। मैगजीन लेकर बैठ जाइए और उसी में से साथ में पढ़ते चले जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उड़ान योजना के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उड़ान का सीधा सा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़ान 5.2। अब पॉइंट या 5 जो भी है, इससे समझ में आ गया कि कभी पहले शुरू हुई थी। तो देखिए, वर्ष 2016 में क्या हुआ था कि केंद्र सरकार ने पहली बार देश में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति की घोषणा करी थी। ठीक है, और ये क्या है कि उड़ान स्कीम इसको नाम दिया गया, और इसका पूरा नाम था उड़े देश का आम नागरिक, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक, ये हो गया। ठीक है, और 2017 में पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको पॉइंट वाइज पूछे जा सकते हैं, और आपको ये भी याद रखना है। तो ये इससे पहले इतनी चीज़ें चल चुकी हैं। अब याद रखने वाली बात है, 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या, तो देखिए यहाँ पर उसकी शुरुआत करी गई थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसका क्या उद्देश्य था, हम लोग ये पढ़ेंगे, और यही इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना और अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क स्थापित करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या किया था कि हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से 5.1 योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये भी याद रखना है। और उसके बाद क्या हुआ कि अब दूसरी बात हुई, 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो MP में हेली शिखर सम्मेलन के तहत, ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हेली शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो यहाँ पर खजुराहो में हुआ। खजुराहो कहाँ पड़ता है, MP में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर क्या 5.2 योजना की शुरुआत करी गई, ये याद रखिएगा। अभी आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ सुना होगा कि काफ़ी देर तक यात्री इंतज़ार करते रहे, और जहाज़ नहीं उड़ा खराब मौसम के कारण। उनको वहीं रनवे पे खाना खिलाया गया, नाश्ता कराया गया, तो इस पर काफ़ी जुर्माना लगा। ठीक है, इस तरह की न्यूज़ आती रहती है। इसका मतलब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अब हेली शिखर सम्मेलन जो हुआ, 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन, अभी किसने किया था, केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और MP सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये है कि 5.2 योजना श्रेणी में 1A यानी 9 सीट से अधिक, और श्रेणी 1 20 सीट से अधिक। ठीक है, इन छोटे विमानों के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी को हमें सुनिश्चित करना है। देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए थे, इससे पहले मैंने राष्ट्रीय परिदृश्य में स्टार्टिंग में भी चुनाव के न्यूज़ को मैंने यहाँ पर कवर किया। तो देखिए, 15वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति के बाद 24 मई 2023 को यहाँ पर इलेक्शन हुआ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों हमें नेट ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो बीच बीच में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कुल 224 सीटें हैं। देखिए, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, इनकी सीटों की संख्या राज्यवार मिलाने को आती हैं। तो जो अभी रिसेंट में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो हुए, और 3 दिसंबर को जितने परिणाम आए, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या फिर आप कह सकते हो राजस्थान का हो, MP का हो, तो जितने भी चुनाव हुए मैंने वहाँ तेलंगाना वगैरह सब मैंने कवर कर रखा है, आप पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो 36 सीटें यहाँ पर SC के लिए थी, और 15 सीटें यहाँ पर ST के लिए थी। 73.19 क्या है अब तक मतदान हुआ, जो सबसे अधिक रहा है। और 13 मई को यहाँ पर कर्नाटक विधानसभा के
परिणाम घोषित किए गए और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को क्या मिले, यहाँ पर बहुमत मिला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और 1985 के बाद कर्नाटक की जनता ने चुनाव में कभी भी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदान नहीं किया, यानी एक पार्टी आती थी दूसरी जाती थी, एक आती थी दूसरी जाती थी। तो लेकिन इस बार क्या था कि जो सरकार थी उसी के पक्ष में वोट मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया बने हैं और जो उप मुख्यमंत्री बने हैं DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सीटों की डिटेल दे देते हैं। अब ये आप में नहीं आएगा, बट मैक्सिमम यहाँ पर कांग्रेस, फिर BJP और फिर जनता दल यहाँ पर इस तरीके से जीते हैं। अगला है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। तो देखिए NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत करी थी 2022 में। इसका उद्देश्य था, भाई देखिए अब समुद्रगुप्त है तो हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि इतिहास को फिर से पढ़ाने के लिए या गुप्त वंश को सम्मिलित करने के लिए ऐसे ऑप्शन बनते हैं, तब वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था और इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी और NCB ने मिलकर काम किया है। ठीक है, ये याद रखना है। तो 13 मई 2023 को NCB ने क्या किया, 2500 किलोग्राम यहाँ पर क्या किया था, मेथेप्टेटामाइन यहाँ पर जब्त किया था। अब इस बारे में समझिए कि ये देश में किसी भी ड्रग निरोधक एजेंसी के द्वारा वित्तीय मूल्य के मामले में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती है और इसी ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत की गई है। तो ये याद करिए कि जो मेथेप्टेटामाइन है ये क्या करता है, मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन डोपामाइन की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस पर क्या है कि डोपामाइन शरीर की गतिविधि, अभिप्रेरण और के लिए उत्तरदायी है, मतलब एज अ ड्रग्स यूज़ करते हैं जिससे कि इंसान की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो उसको क्या किया गया कि ये इसको रोका जाता है, कहीं कोई खिलाड़ी ना ले ले या कोई ऐसा व्यक्ति ना ले ले जिससे कि क्या है कि वो कुछ गलत एक्टिविटी कर दे। दोस्तों देखिए एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि गोल्डन क्रिसेंट बताइए, गोल्डन ट्रायंगल बताइए। तो भारत क्या है कि दो सबसे बड़े अफीम, जिसको हम इंग्लिश में ओपियम कहते हैं, उसके उत्पादक क्षेत्रों के मध्य है। तो ये दो क्षेत्र हैं, पूर्व में संपूर्ण त्रिभुज यानी कि पूर्व में, यानी अगर ये आपका इंडिया है, ठीक है, अभी मैं बना दे रहा हूँ हाथ से, ठीक है, तो इधर आपको मिलेगा गोल्डन ट्रायंगल और इधर मिलता है गोल्डन क्रिसेंट। तो भैया गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। बहुत पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होती है और जो PCS की परीक्षा होती है, और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, SSC में, BPSC में। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, करंट होता है चाहे जहाँ का हो। फिर अगर क्रिसेंट की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं ईरान, 3 देश ये आते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ध्यान रखिएगा। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। तो देखिए विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ प्रशासन और इंडियन एयरफोर्स की एक संयुक्त परियोजना के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। याद करने वाली बात देखो भाई क्या है, 8 मई 23 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र कहाँ है, चंडीगढ़ में, और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय वायुसेना का गौरवशाली इतिहास लोगों तक पहुंचाना। भाई लोगों को पता तो चले कि हमारी सेना ने कितने बहादुरी भरे काम किए हैं, तो इस वजह से किया गया है। अगला है मणिपुर हिंसा। आप देख रहे हैं कि 2023 में मणिपुर काफ़ी चर्चा का विषय था और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कहीं से भी जस्टिफेबल नहीं थी। तो देखते हैं इसमें क्या है। मणिपुर, पहली बात तो हम ज्योग्राफिकल चीज़ देखेंगे, नागालैंड, असम और मिजोरम 3 राज्यों से बाउंड्री लगाता है। ठीक है, और ये म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है। यहाँ पर 16 ज़िले हैं। ठीक है, घाटी और पहाड़ी जिलों में बटा हुआ है मणिपुर। इसका थोड़ा बैकग्राउंड दोस्तों समझ लेते हैं, नहीं तो हमें पूरा मुद्दा समझ में नहीं आएगा। बस आप इतना ही जानोगे कि मणिपुर में हिंसा हुई और जिसमें क्या है कि कुकी और मैती समुदाय के बीच में हिंसक विरोध हुआ और फिर क्या हुआ कि ये 2 स्त्रियों के साथ रेप हुआ और वो क्या किया गया है कि वो कुछ समुदाय के द्वारा किया गया है। बस यही विवाद आप समझ पाएंगे और उसके ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम यहाँ पर समझाते हैं। देखो भाई, पहाड़ी जिले और घाटी जिले हैं। तो पहाड़ी जिलों की संख्या 5 है और राज्य के 90% क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। ठीक है, 5 जिले ही हैं लेकिन 90% एरिया कवर करते हैं, और घाटी जिले मात्र 10% में ही रहते हैं। और मणिपुर में कौन कौन से, मैतेई, नागा और कुकी चिन, ये 3 जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। तो मैतेई घाटी में रहती हैं जबकि नागा और कुकी चिन पहाड़ियों में रहती हैं। तो आपसे मैंने क्या कहा कि देखिए यहाँ पर पहाड़ी राज्य 5 है और 90% क्षेत्र आच्छादित करते हैं। तो यहाँ पर मुद्दा ये हुआ दोस्तों, देखिए हुआ क्या था कि मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा गैर जनजाति मैतेई को क्या किया गया कि अनुसूचित
जनजाति का दर्जा देने हेतु विचार करने का, सिर्फ ये विचार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया था। ये भी नहीं था कि उनको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया। और वर्तमान में मैती समाज को ओबीसी और अनुसूचित यानी एससी की श्रेणी में वर्गित किया गया, यानी मैतई जो है अभी एससी और ओबीसी में आते हैं। यह समूह अनुसूचित जनजाति मांग समिति के माध्यम से एसटी दर्जा देने की मांग कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है, एसटी को कुछ प्रावधान होते हैं, उनकी आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, उनको तमाम तरह की छूट मिलती है, इस वजह से लोग एसटी में आना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। और यहाँ पर देखिए अखिल जनजातीय छात्र संघ मणिपुर, इन्होंने रैली का आयोजन किया था, यहीं पर हिंसा भड़की। और 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय से पहले मैतेई को जनजाति ही कहा जाता था, परंतु 1950 में यह दर्जा छीन लिया गया। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। एक मणिपुर हिंसा हेतु तो आयोग है और एक समिति है। तो जब आयोग की बात आएगी तो आप न्यायाधीश अजय लांबा, जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं, और दो अधिकारी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और पूर्व आईपीएस जो है आलोक प्रभाकर जी, यहाँ पर इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एसटी दर्जा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा तो बात की बात है। अब यहाँ पर देखते हैं मणिपुर में शांति समिति, ये क्या था, हिंसा की जांच के लिए अलग आयोग था, और यहाँ पर शांति समिति की बात हो रही है। तो मणिपुर की जो राज्यपाल अनसुईया उके हैं इस समिति की अध्यक्षता करेंगी। और इसमें क्या है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक, ये लोग सब लोग और जनजातियों के प्रतिनिधि इसमें रहेंगे। तो आगे आते हैं दोस्तों, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब ये मणिपुर में शांति समझौता एक हुआ है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ डेवलपमेंट हुई उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, पहले मैगज़ीन ख़त्म हो जाए तो मैं एटलीस्ट 200 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और मैंने जो स्टार्टिंग में वन लाइनर थे और भी मैंने कुछ क्वेश्चन जैसे पुरस्कार से हैं 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जीआई टैग से मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, थ्रू आउट द 23 ईयर का जितना भी जीआई टैग था, तो सभी प्रकार से मैंने कर दिया है। आप प्लीज़ उसको जाकर देख लें, आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डायरेक्ट वीडियो वाले सेगमेंट में जाइए, आप इसको देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 29 नवंबर 23 को नई दिल्ली में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने यूएनएलएफ यानी यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौता किया। पहली बार अवसर है जब घाटी स्थित मणिपुर का कोई हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने को शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये 1964 में इसका गठन हुआ था यूएनएलएफ। यूएनएलएफ का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण की बात करते हैं तो देखिए, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन यानी यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के द्वारा संचालित एक संयुक्त अध्ययन, इतने 3 लोग मिलकर करा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है इन्होंने इनोवेशन में कितना प्रदर्शन किया उसी का मूल्यांकन है। और इनोवेशन में मैंने दोस्तों डिफरेंस बताया था कि इनोवेशन में क्या करते हैं कि हम पुरानी चीज़ जो पहले से होती है उसी में क्या करते हैं, क्वालिटी इन्हांस करते हैं। और इन्वेंशन में हमेशा हम लोग नई चीज़ खोजते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ष 2011 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संचालित प्रथम राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण के अनुसरण में यह किया गया। अब देखते हैं स्मरणीय तथ्य क्या है। तो ये 27 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। फर्म लेवल सर्वे और सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इनोवेशन, तो जो भी फर्म में, कोई कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग हब में क्या इनोवेशन हुए हैं उनका मूल्यांकन करना था यहाँ पर। ठीक है, 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर शामिल हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि हमें पूरे टॉपिक को कवर करने हैं, तो किसी भी प्रकार से इसको हम कम नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, देखिए 3 राज्य हैं जिन्होंने इनोवेशन में यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश 8वें पे है। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग इसलिए क्योंकि हम लोग यूपी स्पेशल को भी ध्यान में रखेंगे, और यूपी स्पेशल में केवल ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ लेना ही, ज्योग्राफी स्पेशल या स्टेट पीसेस नहीं होता है। स्टेट स्पेशल उसके लिए हमें करंट अफेयर से दोस्तों अपडेट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मैगज़ीन लेकर पढ़ लें। इसका फ़ायदा तब मिलेगा जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, फिर आप कहेंगे कि हाँ सर ने आपने यहाँ पर प्रयास किया था
ठीक है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, अभी मैं मोबाइल के माध्यम से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा आपसे कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं कि आप बस सहयोग देते रहिए, बस ऐसे ही वीडियो देखिए और कुछ नहीं करना आपको। पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्कोर जो है यहाँ पर शीर्ष स्थान पर है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई पहाड़ी राज्य में उत्तराखंड यहाँ पर है, और उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या है, असम को छोड़कर यहाँ पर क्या है, अंतिम स्कोर पर यहाँ पर आया है, ठीक है। चलिए आगे पे आ जाते हैं। भारत में जल निकायों की प्रथम जनगणना हुई है, देख लेते हैं। देखिए आप एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, जितने भी टॉपिक हैं उस टॉपिक में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए जैसे केरल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य, आपसे सीधा प्रश्न बनेगा, केरल की जगह प्रश्न कराएगा जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। अब आप सोचोगे कि 3 राज्य साउथ के हैं, एक उत्तर प्रदेश आ गया, हो ना हो उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछा गया है और आप टिक कर दिए, ठीक है, तो फिर मैटर हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर ध्यान से दोस्तों पढ़ना है। तो वर्तमान में भारत में विश्व के लगभग 18% जनसंख्या है, ठीक है, और 4% क्या है कि यहाँ पर पानी है। तो अब देखो भैया क्या हुआ कि जल निकायों की जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी, तो भाई शुरू क्यों किया गया है। जल निकायों की जनगणना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई है। तो हमें जल निकायों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है, कहाँ उपलब्धता है, कहाँ नहीं है, कहाँ पानी निकाला जा सकता है, किस एरिया में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर अधिकता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर जल निकाय से पता चला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 24,540, तो 24,24,540 है, सीधी सी बात है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, शहरी क्षेत्रों में कम है। तो भारत ऐसा पहला देश बना है जो जल निकायों की गणना कराई है। और शेष 5 राज्यों में देखो भैया पानी सबसे ज़्यादा कहाँ, पश्चिम बंगाल में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा और आसाम में। चलिए आगे आते हैं, ज़्यादा बचा नहीं दोस्तों, बस थोड़ा सा और सहयोग करिए। जल निकायों की संख्या में देखो भाई ऐसा है कि शहरी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो अपना उत्तर प्रदेश सेकंड पे है, ठीक। ये बात आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल दोनों में ही ग्रामीण और शहरी में फर्स्ट है। अगला आते हैं दोस्तों पॉइंट, केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य है। जल बजट किसी भी प्रणाली में प्रवेश करने एवं उससे बाहर जाने वाले जल की मात्रा का मापक है। भाई बजट क्या होता है, कितना आया, कितना कमाया, कितना खर्चा किया, कितना सेविंग की। तो अब किसी जल प्रणाली में जल कितना प्रवेश किया, कितना बाहर निकाला गया और कितना वहाँ पर उपस्थित है, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन ने इसको जल बजट प्रस्तुत किया है। पहली बार है जब केरल सरकार के द्वारा गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट की शुभारंभ किया गया है, ठीक। तो 15 ब्लॉक पंचायत और 94 ग्राम पंचायतों में समाहित किया जाएगा। तो भाई बस समझ गए। तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ हुआ था, 22-24 मार्च 2023 को न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। मेजबानी तजाकिस्तान और नीदरलैंड वहाँ पर कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति। तो देखते हैं भाई 2023 राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति क्या कहती है। तो इन उपकरणों का व्यापक वर्गीकरण करना है, इलेक्ट्रॉनिक कौन से हैं, इम्प्लांट कौन से हैं, उपभोग कौन से हैं, डिस्पोजेबल कौन से हैं, सर्जिकल उपकरण क्या है। तो इन सब में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क भी स्थापित किए जाएंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को मंजूरी प्रदान की है। तो अगले 25 वर्ष में 10 से 12% की वैश्विक बाजार में हमें हिस्सेदारी को लाना है, बस इतना हमें दोस्तों अभी याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कौन सा है। देखिए कितनी अच्छी बात है, ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आते हैं अगले पे। तो अगला है कि भाई अप्रैल 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार शीघ्र ही जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का अरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन गया है। तो भैया गांव और जिला और स्टेट तीनों याद रखना है, अगर मिक्सअप आ गया आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सब राज्यों के जिले नहीं पता होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब देखो क्या है, यह गैर सरकारी संगठन सरहद के द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से, ये भी पूछा जा सकता है कि आप पूरी तरह गवर्नमेंट फंडेड, भैया सेल्फ हेल्प ग्रुप भी शामिल है।
ये एक अर्गम गांव एक अनूठा गांव है। यहाँ पर आगंतुक जम्मू कश्मीर के प्राचीन से लेकर आधुनिक साहित्य एवं इतिहास में समाहित होकर लोक संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। अब ज्ञात हो कि भाई हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है और ये विल्स यूके में स्थित है। तो विश्व का पहला ये हो गया, भारत का पहला अर्गम गांव जम्मू कश्मीर, ठीक है, कौन सा, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट हो गया। अगले पे आते हैं भाई और थोड़ा समझ लेते हैं। इससे पहले 17 में भिलावर गांव जो महाराष्ट्र के सतारा में है, देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता मिली थी, ठीक है। झारखंड का जामतारा, हर गांव में पुस्तकालय। जामतारा ऐसा जिला है जहां पर हर गांव में पुस्तकालय है, तो ये देश का पहला जिला बना था। और केरल के धर्मदम में भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है। तो देखिए ऐसे ऐसे जो फैक्ट मैंने बताए वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, भैया इसका क्या मतलब है? तो देखिए भैया, जो अरावली माउंटेन है जो आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक जाता है, तो इसके अगल बगल में कुछ किलोमीटर तक, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट आई थिंक 3 से 4 किलोमीटर दूर तक पेड़ पौधे लगाने हैं। तो भाई देखा जाए अरावली 4 राज्यों से गुजर रही है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। यही मैंने बताया था। विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, यह एक अवशिष्ट माउंटेन है और इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू पर स्थित है और ये राजस्थान में है, ये भी ध्यान रखना है। तो याद करने वाली बात दोस्तों क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर सही करूँगा। मैंने बताया ना इसका उद्देश्य क्या है, अरावली पर्वत के आसपास 5 किलोमीटर का बफर क्षेत्र बनाना है, इसको भूमि क्षरण को रोकना है, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना है। तो आपने देख लिया जो मैंने बताया है वही, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की नीति 2022 से 27 5 साल की है। तो खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच एक कड़ी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का 32% विनिर्माण, सकल घरेलू उत्पाद का 14% निर्यात का, ठीक है। आगे देखिए 12% कुल औद्योगिक का 6%। अब तो इतने याद करने वाली बात देखो भैया, ऐसा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति है ये अगले 5 वर्ष के लिए है और इसके नीति का जो कार्यान्वयन है उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, नोडल विभाग उद्यान और प्रसंस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी के द्वारा होगा। अब अगला देखो भैया, जल्दी से इसको कवर करते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना। आम आदमी को राष्ट्रीय दल का दर्जा है। अब ये पॉलिटी में आप पढ़ते हो, बट मैं फिर भी रिवाइज करूंगा कि क्या क्वालिटी होती है कि जिसको किसी को हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दें, ठीक है। देखते हैं पहली शर्त क्या है भाई, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को किन्हीं 4 राज्यों में प्रत्येक राज्य में कुल वैध का 6% प्राप्त करना हो या फिर उसे लोकसभा में 4 सीटें जीती हो। दूसरा है, पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों के न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में 3 राज्य में से अधिक दल प्रत्याशी निर्वाचित हुए हो। जैसे मान लीजिए इस बार आप 4 नहीं पाए, क्या दिया था 4 राज्यों में, ठीक है, 6%, अगर आप 6% इस बार पिछली बार नहीं पाए थे तो आपने एटलीस्ट मान लीजिए 2% पाया हो और क्या है कि न्यूनतम 3 राज्यों में क्या है दल के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि किसी को हम नेशनल पार्टी का दर्जा दें या ना दें, तो ये बात आप याद रखिएगा। थोड़ा बहुत साउंड आएगी दोस्तों, उसको अवॉइड करिएगा। मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सामने ये है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल है। अब देखते हैं इसमें किससे वापस लिया गया और कौन कौन सी हैं पार्टियां जिनको भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। वापस लिया गया है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। भैया ये वो वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है, उसका नाम INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ये क्या है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब कुल 6 राजनीतिक दल हैं, तो देखेंगे कौन कौन से दल हैं भाई। तो पहला है भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है BJP, तीसरा है BSP, फिर क्या है CPIM मार्क्सवादी, ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, ठीक है। अरविंद केजरीवाल इसके संयोजक हैं। पंजाब में, दिल्ली में आपकी ही सरकार है, ये याद रखिएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को पढ़ेंगे हम लोग। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री ने किया था और वित्त मंत्री कौन है भाई,
जिनको बोलते हैं रमन बोलते हैं, निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो देखते हैं भाई। हाँ, तो बजट में इसको किया गया था। इसके बाद क्या किया था, गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर क्या किया, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किविथु, देखिए जब इंडिया को पढ़ते हो ना तो इधर सबसे पूर्वी गांव ही किविथु है, तो वो भी हमें याद रखना। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 25-26 के लिए प्रदान की गई है, और इसके तहत 4 राज्य हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम और उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख की उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गाँवों को समग्र विकास किया गया है। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हो गया। अब आते हैं आगे, तो इसमें कुछ डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं, बाकी मैं बताऊंगा। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, और इसमें जो चुनाव हुए हैं कौन कहाँ पर जीता है, किसकी सरकार बनी है, उसके साथ से सबसे ज़्यादा जरूरी वहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेघालय, ऊपर कुछ नहीं जानना है। तो मेघालय में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में हुआ। विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। 55 सीटें एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यहाँ पर आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट नहीं है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कोनराड के संगमा बने हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी के यहाँ पर बने हैं। 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। चलिए आगे देखते हैं इस पे दोस्तों। इसके बाद कौन सा स्टेट है, नागालैंड। जो 13वीं नागालैंड विधानसभा है दोस्तों, ये 27 फरवरी 2023 को सिंगल चरण में यहाँ पर चुनाव हुआ है, और यहाँ पर भी सीटों की संख्या कितनी है, 60 है, और 59 सीटें यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के लिए, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर 59 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुटुलु निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध विजय घोषित किया, यानी अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ होगा, तो इन्हीं को जीतना था। चलिए आगे आते हैं। तो इसमें क्या है कि 59 सीटों में से जो है क्या है कि पहली बार कोई महिला विधेयक के रूप में यहाँ पर निर्वाचित हुई है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, आप यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं आगे चलूँगा। त्रिपुरा पे चलते हैं दोस्तों। त्रिपुरा का भी एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 12वीं त्रिपुरा विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति की तिथि मार्च 2023 थी। ठीक है, तो ये याद रखना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कुल सीटों की संख्या यहाँ पर भी 60 है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 10 है और 20 है एसटी के लिए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, चुनाव का परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी क्षेत्र दल इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने कुल 33 सीटें प्राप्त करी हैं। ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पर भाजपा के विधायक जो हैं विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मनिक शाह दूसरे कार्यकाल हेतु यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की देखते हैं भाई, कौन सा जो कह सकते हो थाना, जिला या राज्य है जो कि यहाँ पर जस्टिस देने के मामले में टॉप पे है। चलिए, जो तीसरा संस्करण था इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS के प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। प्रथम संस्करण 2019 में आया था। तो इसमें कहा क्या जा रहा भैया, देखो मेन होता है इसका उद्देश्य, तो देख लेते हैं भाई क्या उद्देश्य किया इन्होंने। क्योंकि अगर हम उद्देश्य नहीं ठीक से पढ़ेंगे दोस्तों तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच और उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान करना है। तो बड़े और मध्यम आकार के जो राज्य उनमें और छोटे राज्य, तो यहाँ पर देखा जाता है 120 देशों में बेस्ट, मिडिल, वर्स्ट इनकी दी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले कर्नाटक भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है, और जबकि उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में सबसे अंतिम पायदान पर है। ठीक, छोटे राज्य में सिक्किम श्रेष्ठ राज्य है, जबकि गोवा क्या है, अंतिम स्थान पर है।
तो ये नहीं होगा कि गोवा डेवलप है या गोवा में लोग टूरिस्ट आते हैं फाइनेंशियली बहुत रिच होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर उस चीज़ के अलग अलग चीज़ें मानक होते हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं। तो राज्यवार अगर देखो भाई, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ पर ये 3 जो राज्य हैं जस्टिस के मामले में आगे हैं। और उसके बाद देखते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल अंतिम 3 राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश भाई बड़े राज्यों में खराब स्थिति में है और आप देख ही रहे होंगे। एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये घोषित किया गया था। अभी याद करने बात बताते हैं, 13 जनवरी 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को बनारस से दिखाकर हरी झंडी प्रदान की थी। ये असम के डिब्रूगढ़ जिले बोगीबील में जाकर पूरा होगा। तो टोटल 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही है। तो अगर हम राष्ट्रीय जलमार्ग 1 करें हल्दिया से प्रयागराज और दूसरा है सदिया से धुबरी, ये हमें याद रखना है। बस दोस्तों 1-2 पेज और बचे हैं, जिसके बाद ये राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, खेल, विज्ञान, आर्थिकी सब के बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। बाकी जो इस स्टार्टिंग में जो मैगजीन में 16 पेज दिए हुए जिसमें 1 लाइनर है, उसकी मैंने 5 वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है और आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये याद रखिएगा। और यहाँ पर ये 27 नदी प्रणाली इसमें शामिल है। और गंगा जो विलास क्रूज सेवा जो है निजी संचालक मेजर्स अंतरा रिवर क्रूज के द्वारा संचालित है। और इसकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, 62.5 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई 12.8 मीटर है। ये याद रखिएगा जो एमवी गंगा विलास चलेगा। केरल उच्च न्यायालय हेतु क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला राज्य है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो भाई 22 भाषाएं, 22 भाषाएं यहाँ पर देखिए लिख ली हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपने डायरेक्ट नोट्स में भी आप पढ़ते जाइए या फिर किताब में ही आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये तो हमारे पॉलिटी का भी क्वेश्चन बनता है। तो मलयालम लैंग्वेज में ही यहाँ पर क्या किया है कि निर्णय दिया गया, किसने? केरल उच्च न्यायालय ने यहाँ पर दिया है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा होगा देखिए। तो स्मरणीय तथ्य है कि फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य पहला उच्च न्यायालय बन गया है, नॉट राज्य, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ अन्य सहयोगी हैं, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है दोस्तों हुब्बिल या हुबली जंक्शन, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। देखिए इससे पहले गोरखपुर हुआ करता था, बट गोरखपुर के बाद यहाँ पर क्या हो गया है, गोरखपुर के बाद हुब्बिल जंक्शन। इसको स्वामी सिद्धारूढ़ भी बोलते हैं, सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुब्बिल जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर 2015 में हुब्बिल की जगह नाम हुबली की जगह बदलकर नाम हुब्बली कर दिया गया था, हुब्बली। तो भाई प्रोनाउंसिएशन में आप देख लीजिएगा। और ये कौन सा रेलवे मंडल में आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साउथ वेस्ट रेलवे आएगा और हुबली रेलवे मंडल का जो हिस्सा है वो धारवाड़ कर्नाटक में है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हुब्बिल जंक्शन प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पर क्या कर दिया, दर्जा दे दिया, ठीक है। तो 12 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसकी लंबाई 1560 है। जो गोरखपुर का था वो 1300 ही समथिंग था। अगर लिखा होगा आगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। हाँ लिखा है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का नाम था, जिसकी लंबाई मतलब 1366 था। तो हुब्बिल, गोरखपुर, कोल्लम और खड़गपुर, ये 4 जो हैं रेलवे स्टेशन के मामले में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हैं। आप इसको यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं। विदिशा 5G तकनीकी लागू करने वाला विश्व का पहला आकांक्षी जिला। देखिए 2010-12 और 2013-14 तक की होता क्या था कि यहाँ पर 2G चलता था, ठीक है। 3G आया, सीधे फिर हम लोग 5G की तरफ आ गए, ठीक है। तो 4G भी चला, ऐसा नहीं 4G लंबे समय तक चला, वोल्ट टेक्नोलॉजी पे चला, फिर 5। तो
अब हम लोग 5 की बात यहाँ पर करेंगे। तो पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? विदिशा है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और यूपी के 8 जिले भी हैं आकांक्षी जिलों में, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। अब यहाँ पर समझते हैं। तो 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप के द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामले की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। अगला है कोल्लम, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। देखिए केरल जो स्टेट है ना, वो आपने भी देखा कि क्षेत्रीय लैंग्वेज में निर्णय दिया, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर जल बजट तैयार कर दिया। तो इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर स्मरणीय तथ्य में देखते हैं, केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है और इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा की गई थी। कोल्लम की उपलब्धि है कि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन्स 2022 का परिणाम है। अभी देखिए इसमें क्या लिखा है, इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला समिति और केरल स्थानीय प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य है कि संवैधानिक रूप से जिले को साक्षर बनाना है। अगला राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये ईयर टारगेट, ये सब आपसे बहुत पूछा जाता है, प्लीज़ उसको आप जरूर याद करें। मैं किसी भी कंडीशन में इसको छोड़ने को नहीं कहूँगा। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन एमिशन को कम करना है, ठीक है। चलिए आगे पे आते हैं। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या करना है। बस हो गया, बस हमें जो याद रखना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं अब आगे क्या है इसमें। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य क्या है भाई? हमें ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक बनना है, ठीक है। निर्यात को बढ़ाना है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होनी चाहिए और स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं। अगले पे आते हैं दोस्तों। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला जिला है। तो देखो भैया ऐसा है कि ये जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेज, ठीक है, तो केरल के वायनाड जिले के प्रशासन के द्वारा संचालित किया गया है। अब इसमें क्या किया जाएगा, डिजी लॉकर के माध्यम से इन दस्तावेज को डिजिटलीकृत किया जाएगा, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई दोस्तों, तो केरल, भैया केरल का वायनाड हमें याद रखना है और देश का ये पहला जिला ऐसा बना है। क्या होंगी बुनियादी सेवाएं? आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म कार्ड, चुनाव, पहचान पत्र, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया और इसे डिजिटल लॉकर खातों में सहेजा गया है। तो हमें ये याद रखना, ये क्या है कि वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में हासिल किया है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट जो उपचार संयंत्र है, इसकी बात करते हैं तो इसके आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफानी सीवेज के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। तो याद रखने वाली बात है कि तिरुपति जो नगर निगम आंध्र प्रदेश का है, तो फाइटोरेटेड तकनीकी पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो अब इसमें तिरुपति में स्थित एक विनायक सागर झील है, इसके पुनः उपयोग के उद्देश्य से ये किया गया है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे लास्ट पेज पर, इसके बाद नहीं है दोस्तों। अगला है हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र है जो है, उसकी बात कर लेते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। तो याद करने वाली बात है, भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव संयंत्र की ये स्थापना इसकी की जाएगी। और देखिए 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। कुछ लक्ष्य हैं, ये हमें देख लेना है। केरल देश का पहला पूर्व डिजिटल बैंकिंग राज्य, केरल पहला जल बजट तैयार कर रहा है, केरल पहला डिजिटल रूप से बैंकिंग राज बन रहा है। तो केरल में लिटरेट लोग भी हैं और सारी सुविधाएं भी हैं, वहाँ से फॉरेनर भी आते हैं, तो इकॉनमी भी बढ़ती है, तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। तो 7 जनवरी की जो बात है दोस्तों, 7 जनवरी 2023 को केरल के सभी पात्र
खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने से यह देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये घोषणा कौन किया भाई? वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई राजन ने किया है। अगला है स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म जरूर पूछा जा सकता है। इस जो इसका एक्रोनिम है, स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो क्या उद्देश्य है भाई साहब, देखते हैं। तो इनका उद्देश्य है कि 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु तो कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के जो राष्ट्रीय यहाँ पर आयोग है और केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी मैगज़ीन हो गई पूरी से मतलब है हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को ज़रूर पढ़ा और उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। जिनको समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा कम लगा है, वो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं ऐसे ही आपको अब इंटरनेशनल न्यूज़ लेकर आने वाला हूं। जितने भी इंटरनेशनल इवेंट हो, या तो भारत में कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आया हो, या इंडिया से बाहर हमारे राष्ट्रपति जी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हों, ठीक है, तो हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ को इसी तरह से कवर करेंगे। फिर इंटरनेशनल कोई मीटिंग कहाँ हुई, कोई समिट, जैसा भी होगा वो हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, आपसे इसमें कोई पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रयास है। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।